इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम मोदी साणंद में आज सेमी कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज पीएम मोदी जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं। गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह उद्घाटन किया जाएगा। परियोजनाओं से राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मौके पर अधिकारियों और उद्योगपतियों की मौजूदगी की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, ये कदम गुजरात में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो साणंद में नए सेमी कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये कदम गुजरात में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे राज्य की प्रगति होगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ये प्रगति जो है वो मानी जा रही है। गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बड़ी बैठक करने वाली हैं। आपको बता दें, यूपी के पदाधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक होगा। संगठन जनाधार मजबूत करने पर फोकस होगा। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। तो आपको बता दें, लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है। पार्टी की अध्यक्ष मायावती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये पूरी समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। बैठक में यूपी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य फोकस जो है वो संगठन को मजबूत करना और पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है। साथ ही आगामी राजनीतिक रणनीतियों, कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, बीएसपी नेतृत्व राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो बीएसपी की आज अहम बैठक जो है वो लखनऊ में होने वाली है। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। मायावती खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। किन किन क्षेत्रों में बीएसपी कमजोर है, उस पर पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए, जनाधार को मजबूत करने के लिए पूरा फोकस जो है इस बैठक में रहेगा। तो ये काफी अहम माना जा रहा है ये समीक्षा बैठक, जिसकी अध्यक्षता मायावती करने वाली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है आज केरला के दौरे पर रहेंगे। केरला में प्रत्याशियों के जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें, आज कोयलदे में अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज केरला दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है आज राहुल गांधी द्वारा किया जाएगा। राहुल गांधी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से संवाद करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को सामने रखेंगे। आज वो कोयलदे में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे चुनावी माहौल और गरमाने की संभावना है। तो आपको बता दें, आज राहुल गांधी जो है वो केरल दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो रोड शो भी निकालेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने और लोगों के पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है।
इलेक्शन को लेकर ये रोड शो जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो केरल के दौरे पर राहुल गांधी जो है आज रहने वाले हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। तो केरल में प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा अक्सर की जाती है क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद पाने की इच्छा रखता है। उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से उन्हें भी इस यात्रा का अवसर मिला। उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या धाम के महत्व और आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल जीवन में शांति प्रेरणा देने का काम करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भक्ति श्रद्धा के साथ धर्मस्थलों की यात्रा करें और अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाएं। और हम प्रतिबद्धता के साथ अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए चतुर्मुखी अयोध्या धाम आना जाना हम लोगों का लगातार रहता है। प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए हर जीवधारी के मन में इच्छा होती है और ईश्वर की कृपा से मुझे आने का अवसर मिला है। अयोध्या धाम वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक एजेंडे में है। नहीं पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास हो और पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए। अयोध्या धाम डेवलपमेंट के मोर्चे पर अयोध्या के लोगों के मन में जो भी आकांक्षाएं वो पूरी हो, ऐसा प्रोग्राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और हम प्रतिबद्धता के साथ अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार अयोध्या धाम आना जाना हम लोगों का लगातार। अगली खबर के अमित शाह ने लोकसभा में देश में नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अपने भाषण में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि यह भाषण ऐतिहासिक, यादगार और व्यापक था। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, कांग्रेस की विचारधारा और समर्थन इसमें किस प्रकार शामिल थे और अत्याचार होते रहने के बावजूद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम क्यों चुप रहा। रविशंकर प्रसाद ने उन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के विरोधाभास पर भी ध्यान दिलाया जो चुनिंदा मामलों पर आवाज उठाते हैं लेकिन नक्सलियों से प्रभावित लोगों के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के भाषण ने नक्सल पर विरोधी नीति, सरकार की सक्रिय कार्रवाई और भविष्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने की दिशा को स्पष्ट किया है। यह भाषण पूरे देश में गूंजने वाला है। माननीय गृह मंत्री जी का नक्सलवाद को लेकर जो भाषण था वो ऐतिहासिक था, वो अविस्मरणीय था, वो सर्वव्यापी था, कॉम्प्रिहेंसिव। और जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को किन लोगों ने आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने, वामपंथी विचारधारा ने, इंदिरा गांधी के समय जो मदद लिया उनकी, और ये पूरे कांग्रेस का इकोसिस्टम, जब वो लोग मारते थे तो चुप रहते थे। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जो नक्सलाइट मारते थे, माओवादी मारते थे आदिवासियों को, बेटियों को, बूढ़ों को, किसानों को और सुरक्षा पदाधिकारी, इनका कोई ह्यूमन राइट्स है कि नहीं है? खाली एक पक्षीय बात करते थे। और आज तो माननीय गृहमंत्री ने दिखा दिया कि सोनिया जी के एडवाइजरी काउंसिल में कितने नक्सलाइट बैठे हुए थे। तो उनका बहुत अभिनंदन। देश के सामने उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है और मोदी जी की सरकार आने के बाद कैसे विकास बढ़ रहा है, सड़कों में, बिजली में, टेलीफोन में, कनेक्टिविटी में, बाकी वो बताया। उनका बहुत ही अभिनंदन। आज माननीय गृह मंत्री जी का नक्सलवाद को लेकर जो भाषण था वो ऐतिहासिक था, वो अविस्मरणीय था, वो सर्वव्यापी था, कॉम्प्रिहेंसिव। और जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को किन तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राजनीतिक स्थिति बदलने के बाद राज्य सरकार और उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं।
पिछली कांग्रेस सरकार नक्सलियों के साथ समझौता आधारित दृष्टिकोण अपनाती थी। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री की सक्रिय भागीदारी से व्यापक रणनीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने में सफलता मिली। इस कदम से राज्य में सुरक्षा और विकास को भी मजबूती मिली। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। परिस्थितियां केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही ने पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ संपूर्ण नक्सलिज्म के आर्म्ड कैडर को पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया है। समूचे छत्तीसगढ़ में अब उनके आर्म्ड कैडर के नाम पर कुछ नहीं शेष रह गया है। समूचे भारतवर्ष में भी 99% ये समाप्त हो गया है। और आज 30 मार्च 2026 का दिन है और आज सदन में लोकसभा में इसकी चर्चा रही। उस चर्चा में सारी ही बातें आई, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण आता रहा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद नई सरकार जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बनी, उस सरकार ने किस संकल्प के साथ काम किया। ना बस्तर में ना ही छत्तीसगढ़ में अधिकारी बदले न कर्मचारी बदले, सिर्फ सरकार बदल गई थी और सरकार का संकल्प बदल गया था। विगत सरकार जो कांग्रेस की थी, उस सरकार ने कॉम्प्रोमाइज्ड वे में नक्सलियों के साथ काम किया था। नई सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बनने के बाद केंद्र की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जिस रणनीति, जिस तीव्रता के साथ काम किया, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार में उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से किया गया। और हमने ये देखा है कि समूचा छत्तीसगढ़ आज शांत है, नक्सल मुक्त है। केंद्र की सरकार। अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, नक्सलवाद की जड़ गरीबी या विकास की कमी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। केंद्र सरकार इस विचारधारा से प्रेरित हिंसा को जड़ से खत्म करने के लिए सटीक कार्रवाई कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 60 साल में आदिवासियों को घर, पानी, स्कूल और बैंक जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पहले विपक्ष अपनी जिम्मेदारी देखे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य नक्सली हिंसा को खत्म कर आम लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। लोकसभा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद की जड़ विकास की कमी, गरीबी या अन्याय नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार इस विचारधारा से प्रेरित हिंसा को जड़ से खत्म करने के लिए सटीक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने आदिवासियों को घर नहीं दिया, पानी नहीं दिया, स्कूल नहीं बनाया, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी। इसलिए पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। अमित शाह के इस बयान पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आईं। विपक्ष अमित शाह के बयान पर हमलावर है। असल में सरकार डरी हुई है और सरकार इतनी ज्यादा घबरा गई है क्योंकि विकट समस्या का सामना इस वक्त देश कर रहा है। इस वक्त देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, उस संकट से ध्यान हटाने के लिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये जो काम कर कर के आए हैं, वो जो नेतन्याहू का मेडल पहना था, उस नेतन्याहू के मेडल के जो नतीजे निकल रहे हैं, उन नतीजों की वजह से देश लाइन में लग रहा है। उधर से ध्यान हटाओ और इधर ध्यान लगा दो। ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ करके लाए। ऐसा कोई पहाड़ उठा करके नहीं लाए। एचएम का बात उनका भी पता है कि मीन्स वो कैसे झूठ का चॉकलेट के साथ मिला के बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है नक्सलवाद के खिलाफ, इनिशियल नक्सलबारी
ये आंदोलन का खिलाफ कैसे सामना करती थी। और हमारा एक ही मत था कि देश का संविधान का मानना चाहिए और हथियार छोड़ना चाहिए और संविधान का मानना चाहिए। और उस प्रोसेस में 70 से लेके बहुत लोगों ने हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम पे आए हैं। वैसे लोगों का भी आज प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर ने बेइज्जती किया है। जबकि बीजेपी इसे सच बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस आतंकवाद के साथ नक्सलवाद की भी जननी है। सच्चाई उन्होंने रखा है, तथ्यों के साथ रखा है। कांग्रेस नक्सलवाद आतंकवाद की जननी है और अब जननी होते होते अभी के नेता राहुल गांधी खुद अर्बन नक्सल बने। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की थी, जो अब बेहद करीब है। इस डेडलाइन से एक दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में रॉलेट सत्याग्रह की सालगिरह पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले दिल्ली में हुए जुल्मों की कहानी वही दोहराई गई है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान आम जनता पर अत्याचार और बेरहमी से कार्रवाई की गई, जो जालियांवाले बाग में चरम पर पहुंच गई। विजेंद्र गुप्ता ने इतिहास के इस सीख को याद करते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझे और उसकी पीढ़ियों तक शिक्षा पहुंचाए। के आह्वान पर स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर जामा मस्जिद पर से जुलूस चला था और रॉलेट एक्ट के विरोध में वो जुलूस चला था और यहाँ पर चाबीचो घंटाघर आ जाते हैं। यहाँ पर आर्मी और पुलिस ने मशीन गन से ओपन फायर किए थे। 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और गांधी जी ने अपनी किताब में सत्य के प्रयोग में स्वयं कहा है कि दिल्ली में ऐसी हड़ताल ऐसे पहले कभी नहीं हुई। और जिस तरह का दमन का दौर था वो जलियांवाला बाग से पहले दिल्ली में वो घटना हुई थी और उसकी रिपीटेशन जलियांवाला बाग में हुई। तो एक प्रकार से 30 मार्च 1919 को यहाँ पर एक तरह का नरसंहार हुआ और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको भी इसी तरह से मौत के घाट उतारा। तो आज का ये दिन दिल्ली के इतिहास का एक महत्व का दिन है। दिल्ली जिसने देश की 1857 के बाद जो देश के आज़ादी के लिए जो आंदोलन की लौ जली वो ये वही स्थान है। और 30 मार्च 1970 को 50 वर्ष पूरे होने पर उस घटना के यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी का ये चित्र लगाया गया। अगर स्वामी श्रद्धानंद जी उस दिन उसका नेतृत्व ना कर रहे होते तो सैकड़ों हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता, क्योंकि आगे आकर उन्होंने अपनी सीना संगीनों के आगे लगा दिया और उन्होंने कहा कि पहले मेरी छाती से गोलियां गुजरेंगी तो कुछ आप आगे बढ़ना। गांधी जी के आह्वान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के बयान को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश अब लाल गलियारे से निकलकर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे 12 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। रमन सिंह ने बस्तर में हो रहे निरंतर प्रयासों और पहलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को श्रेय दिया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यह कल्पना आज ऐतिहासिक दिन है जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त होकर एक हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे समय से चल रही धारणा थी पशुपति से तिरुपति तक, ये जो रेड कॉरिडोर की बात या कल्पना करने वाले लोग आज निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी के मन में प्रसन्नता होगी। और करीब करीब 20 करोड़ 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्रफल मुक्ति होकर आज विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे ख्याल है कि इसकी शुरुआत 2014 में
जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक दृढ़ संकल्प के साथ विकास के साथ साथ सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उनका संपर्क, बस्तर आते रहे, बस्तर का आतंक रहा, यहाँ की योजनाओं की शुरुआत की, जवंगा की स्कूल में जाकर बच्चों से मिले, महिलाओं के साथ मिलकर यहाँ पे चरण पादुका की योजना की शुरुआत की और निश्चित रूप से उन योजनाओं का असर आज दिख रहा है। और मुझे ख्याल है कि 24 अगस्त 2024 को माननीय देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से अब इस्तीफा दे दिया है। इस पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में बिहार को संवार कर बदल दिया, जिससे बिहारी होने पर गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भविष्य में भी बिहार के विकास के लिए काम जारी रहेगा और उनके विजन और सपनों को पूरा किया जाएगा। विधायक पद से इस्तीफा पर उन्होंने नितिन नवीन के योगदान की भी सराहना की और कहा कि उनके जीवन और कार्य करने के तरीके बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि फिलहाल वो टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री पर भी उम्मीद जताई है। बिहार के लिए काम करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आगे आने वाले समय में भी बिहार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सींचा है पिछले 15 साल में और जिस तरीके से बिहार को उन्होंने बदला है, जिस तरीके से हम खुद को बिहारी होने पे हमें गर्व महसूस होता है, बिहारी बोलने पे कि हम बिहार से हैं, तो आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से नीतीश का बिहार कहता है, आगे भी उसी दिशा में चलते हुए और उनके जो बहुमूल्य उनके सपने हैं बिहार को लेकर के उसको पूरा किया जाए। सबका भावुक होना भी जायज़ है और वो समझ में आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार जी के बहुत क्लोजली रह के काम किया है। मैं तो सिर्फ उनको रेडियो पे सुनी या फिर सोशल मीडिया जब आया उस पे देखना शुरू किया, लेकिन जो लोग उनके आसपास रह के काम किए हैं, जो लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनका भावुक होना बिल्कुल जायज़ है। और मैं खुद जब जेडीयू के सभी कार्यकर्ता और बीच में नीतीश कुमार जी जब चल के जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है विधानसभा में, तो जिस दिन उनका नामांकन हुआ था तो हम लोग सबकी आंखें ऐसी भरी हुई थी क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी को बाय बाय ऐसे करते हुए जाते हुए देख रहे थे। तो भाव तो बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति है, पूरे बिहार वासियों का, खासकर महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग पूरी तरीके से अपने नेताजी के मार्गदर्शन पर चलेंगे और उनको एक उदाहरण उनका लेते हुए आगे काम करते। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।